नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। मैं हूं नगमा और आज ईरान और इजरायल के बीच की ऐतिहासिक सच्चाई का हाल सच की पड़ताल में। इजरायल और हमास के युद्ध में ईरान हमास के साथ और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। लेबनान और वहां के संगठन हिजबुल्लाह ने खुलकर हमास को समर्थन दिया है। कहा जा रहा है कि इस हमले की प्लानिंग बेरूत में हुई, इसे हिजबुल्लाह का समर्थन हासिल था। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि हमले में ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने मदद की। तो समझते हैं कि ईरान की इजरायल से दुश्मनी क्यों है दोनों आमने सामने, और इजरायल और हमास के इस युद्ध में ईरान का जिक्र क्यों। ईरान इजरायल का इतिहास दरअसल इस क्षेत्र के समीकरण तय करता है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस हमले में शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन साथ ही आयतुल्लाह खमैनी ने कहा है कि यहूदियों पर हमला करने वालों का मैं हाथ चूमता हूं। तेहरान टाइम्स ईरान के अखबार ने लिखा है कि अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन ज़ियोनिस्ट दुश्मनों की रणनीति पर बड़ा और ऐतिहासिक हमला है। इस अचानक हमले ने विश्व का ध्यान फिर से उस संकट पर ला दिया है जो दशकों से जारी है और मध्य पूर्व एशिया की राजनीति को परिभाषित कर रहा है। इस क्षेत्र के कई टकरावों में इजरायल और ईरान का टकराव मुख्य है। ईरान पर आरोप है कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन के हमास और इराक और यमन के हूती आतंकी गुटों को वो आर्थिक मदद देता रहा है। ईरान इजरायल का टकराव इन प्रॉक्सी खिलाड़ियों के जरिए जारी रहा है ताकि तेल निर्यात करने वाले इस क्षेत्र में सीधा युद्ध टला रहे। अब जब ये शैडो वॉर खुलकर सामने आ गया है तो देखें कि हम यहाँ पहुंचे कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं ईरान इजरायल का दुश्मन क्यों है। इतिहास में चलते हैं। 50 के दशक में शाह रज़ा पहलवी के शासन में दोनों देश सहयोगी थे। 1979 के इस्लामिक क्रांति के साथ ये सहयोग खत्म हुआ। नए शासकों ने इजरायल विरोधी रुख अपनाया। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान ने 1982 में लेबनान में हिजबुल्लाह के गठन का समर्थन किया। 1982 में ही इजरायल ने लेबनान पर हमला किया था। अब भी ईरान के कट्टरपंथी इस्लामिस्ट इजरायल को एक गैर कानूनी देश मानते हैं जिसने अरबों की ज़मीन हड़प ली है और फिलिस्तीनियों को उनके ही घर से निकाल बाहर किया है। उनका मानना है कि इजरायल की जगह एक ऐसा राज्य होना चाहिए जहां मुसलमान और यहूदी बराबरी के अधिकार के साथ। कई कट्टरपंथियों ने इस बात को ऐसे दोहराया है जिसे इजरायल अपनी अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, इजरायल को मिटाने की धमकी मानता है। लेकिन ईरान में वो मॉडरेट आवाज़ें भी हैं जो इजरायल के अधिकार को मानती हैं, लेकिन साथ ही फिलिस्तीनी राज्य का अधिकार भी बना रहना चाहिए, ऐसा भी कहती है। ईरान इजरायल के टकराव लगातार जारी रहे हैं। इजरायल ईरान की परमाणु क्षमता को अपने लिए खतरा मानता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिकी पहरे के पीछे इजरायल का भी दबाव रहा। आरोप है कि 2010 में तेहरान में 5 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के पीछे इजरायल रहा। अप्रैल 2021 में ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी पर हमले का आरोप इजरायल पर लगाया। 2021 में ईरान के गैस स्टेशन पर हुए साइबर अटैक के पीछे भी इजरायल का हाथ बताया गया। ईरान पर परमाणु कार्यक्रम न रोकने के आरोप में कई प्रतिबंध लगाए गए। फिर अमेरिका ने राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ एक डील की, JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसके तहत सैंक्शंस में ढील दी गई। बदले में ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखने को कहा गया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने इसे यूनिलैटरली रद्द कर दिया और कहा कि ये एक तरफा है, इसमें खामियां हैं। ये डील ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकने में असमर्थ है और साथ ही ईरान का आतंकी गुटों को समर्थन भी जारी है, इसलिए डील रद्द हो गई। इसके बाद ईरान पर और प्रतिबंध लगाए गए। इस बीच आरोप है कि ईरान गाजा पट्टी में स्थित हमास का समर्थन करता रहा, जो सीधे इजरायल को चुनौती है। ईरान हमास को आर्थिक मदद देता रहा और आर्थिक मदद पहुंचाने का ये रास्ता सूडान, यमन और लाल सागर से गुजरता है।
यहां से हथियार और दूसरी जरूरत की चीजें गाजा पट्टी पहुंचती हैं। सिनाई प्राय द्वीप में सक्रिय बद्दू तस्कर भी इसमें शामिल हैं। इजरायल पिछले कई सालों से इस मार्ग को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब ईरान और इजरायल में भी टकराव बढ़ने का खतरा है। और सच की पड़ताल में आज कई सवाल हम देखेंगे। क्या हमास इजरायल युद्ध और पसरेगा? क्या ईरान भी युद्ध में कूदेगा? क्या लंबा खींचेगा पश्चिम एशिया का संकट? क्या अमेरिका की मध्यस्थता कारगर होगी? हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं खास मेहमान खिवराज जांगिर, जो बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजरायल में हैं, और डीपी श्रीवास्तव, जो पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपसे सबसे पहले खिवराज जांगिर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो जंग है, क्या वो हमास और इजराइल का जो युद्ध है वो और पसरेगा, या इसका दायरा आपको लगता है कि इतना बढ़ेगा कि इसमें ईरान के भी सीधे शामिल होने की एक आशंका जो है वो बनी हुई है? शुक्रिया नगमा जी। ये लड़ाई तो लंबी चलेगी। कल ही इजराइल ने इजिप्ट को आगाह किया है कि उनका जो गाजा में ऑपरेशन होने वाला है वो महीनों चलेगा। वो इजिप्ट को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गाजा पट्टी के जो लोग गाजा पट्टी को छोड़ के इजिप्ट के रास्ते निकल सकते हैं, उनको निकलने दिया जाए। इजिप्ट अभी बड़ी मुश्किल में है कि वो कितने लोगों को गाजा पट्टी से अपनी तरफ आने दें, क्योंकि वही एक रास्ता उनके पास बचा है निकलने के लिए गाजा पट्टी से। जो ईरान वाला जिक्र है, वो जिक्र दरअसल बड़ा पेचीदा है। ईरान मुझे नहीं लगता कि इस लड़ाई में शामिल होना चाहेगा। वो शोर भली मचाए, वो एक बात कहने के लिए जरूर कहे, पर अब जब अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के पीछे खड़ा है और अमेरिका बार बार ये कह रहा है हिजबुल्लाह से भी और ईरान से भी कि आप दोनों में से कोई भी इस मौके का फायदा उठाने की ना सोचे, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संकट ईरान के लिए ये होगा कि अगर वो कोई भी कदम उठाते हैं तो फिर अमेरिका उनके साथ क्या करता है। जो आपने शुरू में बात कही वो बड़ी अहम है कि ईरान का झगड़ा है क्या इजराइल के साथ। ईरान का झगड़ा बड़ा मौका परस्त झगड़ा है। ईरान में जब शिया रिवॉल्यूशन होती है 1979 में, उनके बाद उनको अमेरिका के विरोध के झंडे गाड़ने थे, और अमेरिका के विरोध के झंडे में इजराइल उनके लिए सबसे बड़ा प्यादा बनता है। दूसरी वजह ये बनती है कि जब हिजबुल्लाह को लेबनान में शिया पॉलिटिक्स के लिए उनको उतारना था, तो एक रीजनल मुद्दा उनको चाहिए था। वरना आप देखें, ईरान ने पूरे अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में, न 1948 की लड़ाई में, न 1956 की लड़ाई में, न 1967 की लड़ाई में, न 73 की लड़ाई में कोई साथ दिया था किसी का भी। तो ईरान की जो विचारिक और जो एक शिया इस्लाम को लेके जो एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, उसमें इजराइल एक मौका है बात को भुनाने का। और मुझे इस बात की बड़ी फिक्र है नगमा जी। देखिए, अरब देशों ने फलस्तीनियन मुद्दे को बड़ा भुनाया जी। आज पूरा अरब मुल्क इजराइल के साथ लगभग नॉर्मल हो चुका है। यासिर अराफात अपनी जिंदगी भर ये मानते रहे कि किसी भी अरब देश ने ईमानदारी से कभी भी फिलिस्तीनी इशू को नहीं। खिवराज जांगिर, जरा सा इस बात में मैं आप सवाल जोड़ दूं। मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस समय रिश्ते जो हैं वो सामान्य हो रहे थे अरब देशों के। जब ये अचानक इतना बड़ा हमला हुआ, तो अब अरब लीग की मीटिंग है कायरो में, ईरान, लेबनान, कतर, ये सब एक साथ दिख रहे हैं। सऊदी अरब ने ये जरूर कहा है कि वो पैलेस्टाइन कॉज के साथ है। तो ये जो चीजें हैं, और दूसरे जो बाइडेन का बयान आता है कि ये प्योर ईवल के अलावा उन्होंने कहा कि एक एंटी सेमेटिक वॉर है। कैसे इस तरह देखा जाए कि ये तमाम देश एक साथ अलाइन हो रहे हैं? देखिए, अरब देश हमास के साथ नहीं होंगे। अरब देशों की हमास के साथ बड़ी लड़ाई है। वो ये फिलिस्तीन कॉज के साथ, क्योंकि अब अगर आम लोगों पे भी हमला होता है तो क्या ये सिंपैथी जो है इजराइल के साथ, वो, क्योंकि अब दिख रहा है कि गाजा में भी आम लोग जो हैं वो भी इस हमले के शिकार हो रहे हैं, तो क्या वो पैलेस्टीनियन कॉज फिर से आपको लगता है कि उभर पाएगा? वो नहीं उभरेगा, क्योंकि अरब देशों में जो उनकी अपने निजी हितों को लेकर बातें हैं वो ज्यादा मायने रखती हैं।
देखिए, अरब देशों का पिछले 75 साल का इतिहास कहता है कि उन्होंने फिलिस्तीन के इशू को लेकर बातें बड़ी भली करी हो, असल मुद्दों पे उन्होंने फिलिस्तीनियों का साथ नहीं दिया है। ओके, ये बात ठीक बहुत है। ही गहराई से समझने की जरूरत है कि आपका साथ एक रेटोरिकल है या सब्सटेंशियल है। हम्म। तो बुनियादी तौर पे अरब देशों की चिंता इस समय ये है कि आम लोग न मारे जाएं। तो इजिप्ट का बड़ा साथ दिया जा रहा है कि चलिए गाजा पट्टी से निकलने वाले लोगों को निकाला जाए। पर हमास ने जो किया है वो मेरे ख्याल से इनडिफेंसिबल है, और उसका समर्थन हम्म। अरब देश में नहीं करते हैं, सिवाय जी, उसका कतर के। समर्थन जी, उसका समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, पर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि अरब देश जो हैं उन्होंने पैलेस्टाइन कॉज के लिए एक समर्थन दिखाया तो है, पर कुछ बहुत सब्सटैंशियल पहले किया नहीं, और अभी भी लगता नहीं है कि ऐसा होगा। कोशिश ये है कि इजिप्ट के रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाला जाए, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर अब नज़र आ रही है वो ना हो। पर इससे एक बहुत बड़ी डीपी श्रीवास्तव साहब, एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पर उभरेगी, एक रेफ्यूजी संकट वहाँ पर उभरता हुआ दिखता है। और ऐसे में ये भी चर्चा है कि जो पहले सॉल्यूशंस पे बात होती थी, ऑप्शंस ऑफ पीस वहाँ पे क्या हैं, एक टू स्टेट थ्योरी की बार बार बात हुई है, जिसके बहुत ज़्यादा लोग समर्थन में दिखे नहीं, ना इसराइल में ना फिलिस्तीन में। देखिए, आपका कहना एकदम सही है, और मैं मिस्टर युवराज खिवराज जांगिद साहब से भी सहमत हूँ कि जो चीज इस समय सामने आ रही है उनके पीछे तथ्य क्या है, इसको समझने में वक्त लगेगा। पहली जरूरत है कि इस शर्मनाक हमले की कड़ी निंदा की जाए। सिविलियंस पर अटैक करने का कोई भी औचित्य कहीं स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि पहली प्राथमिकता इस स्थिति में है कि इस लड़ाई को और आगे ना बढ़ने दिया जाए। इसमें अभी तक जो एक ऑप्टिमिस्टिक सिग्नल्स हैं कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है और जो लेबनान फ्रंट है क्वाइट है, तो इसमें पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए लड़ाई बढ़ने ना दी जाए। दूसरी प्राथमिकता है, या बल्कि यूं कह लीजिए पहली प्राथमिकता है कि जो बच्चे और स्त्रियां आतंकवादी पकड़ ले गए हैं उनको छुड़ाया जाए। अगर इस विषय में आज वो अरब लीग की मीटिंग हो रही है, अगर उनका एक बयान आ जाए, एक अपील आ जाए, एक कहना आ जाए, तो उससे बड़ा असर पड़ेगा। और अगर वो छोड़े जाएं, और इसमें कोई शर्त की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वो इतिहास भुला दें, जो टू स्टेट सोल्यूशन है वो जरूरी है, वो हिंदुस्तान की भी राय रही है, वो यूरोपियन यूनियन की भी राय रही है, वो अभी तक मेज पे है बात। लेकिन पहली चीज प्राथमिकता है कि इस हमले की कड़ी निंदा हो, फिर स्त्रियां और बच्चे छोड़े जाएं बिना शर्त के। तीसरा, ये युद्ध जो है अभी और सीमाओं पे ना बढ़े। तो अगर ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात के, और इस पे मैं एक ब्रेक के बाद वापस लौटूंगी इस चर्चा पे। ये भी जानना चाहेंगे कि हमास जो है वहाँ पे गाजा पट्टी में, उसका दरअसल जो आम लोग हैं उनमें समर्थन है कितना हमास का, और जो आम फिलिस्तीनी है जो गाजा पट्टी में रहते हैं उनका क्या इस पे रुख रहा है, क्या वो हमास के इस हमले का समर्थन करते हैं, क्या वो उनके साथ हैं। एक ब्रेक के बाद, और ये भी कि ये युद्ध का जो है वो और क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ना फैले, इसका विस्तार ना हो, ये ध्यान रखना जरूरी है। सच की पड़ताल में चर्चा जारी है, ब्रेक के बाद। और हम चर्चा कर रहे हैं इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग और इसमें ईरान के रोल पर। क्या ईरान इस जंग में कूदेगा? और इस बीच बड़ी बात ये भी समझने वाली है कि जो वहाँ पे आम लोग हैं, वहाँ हमास को गाजा पट्टी में कितना समर्थन है। और एक दूसरे मुद्दे पर जो हम चर्चा करेंगे कि ये जो जंग है इसको किस तरह से समेटा जाए इसी क्षेत्र में, किसका और ज़्यादा विस्तार ना हो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीपी श्रीवास्तव, पूर्व राजनयिक। हमास जो एक आतंकी संगठन है उसका दरअसल जो आम फिलिस्तीनी है उस इलाके में, उनसे उनका कितना समर्थन उन्हें रहा है? अभी भी कोशिश की जा रही है कि लोगों को वहाँ से निकाला जाए इजिप्ट के रास्ते। जी,
हमास का समर्थन कितना रहा है वो एक अलग बात है, इस समय कितना है वो अलग चीज है। और इसके लिए मेरा तो ख्याल नहीं है कि उनके पास कोई ज्यादा समर्थन होगा, जो क्योंकि लोकल सेंटिमेंट है इस समय, वो उसका सवाल है कि क्या वो कितना यहाँ सस्टेन कर पाएंगे। जी नहीं साहब, लोकल जो सेंटिमेंट है वो इस पे भी निर्भर करता है कि लोग इस युद्ध को कैसे देखते हैं। ये जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें कितने लोग शामिल थे, उनके पास, और जो आर्थिक स्थितियां रही हैं जो अब और खराब होंगी, उसके लिए लोग किसको दोषी ठहराते हैं। तो मेरे ख्याल से इस संगठन का वहाँ कोई इतना उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई पैलेस्टीनियंस का बड़ा रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। जहां तक मैं दूसरी बात कर रहा था कि पहली प्राथमिकता तो यही है कि औरतों बच्चों को निकाला जाए, फिर इस युद्ध को आगे बढ़ने से रोका जाए। और इसके लिए ये जरूरी है कि एक बार अगर ये जो किडनैप किए जो भी हैं लोग, इनको छोड़ा जाए तो कुछ राजनीतिक कदमों की भी जरूरत होगी। और इसके लिए जी अगर दोनों तरफ से समर्थन हो तो ये कार्य जो होगा ज्यादा आसानी से हो सकेगा। ये देखना है कि इस युद्ध की दोनों तरफ की जो आंतरिक उनकी जो राजनीतिक समीकरण है उन पे क्या असर पड़ता है। अभी अभी खबर आई है कि इजराइल में एक नई साझा सरकार बनी है जो इस इमरजेंसी को डील करने के लिए, और ये बात का संकेत करता है, देती है दो चीजों का, कि एक तो वहां पे कंसेंसस है इस युद्ध से उभर के आने के लिए, उभरने के लिए, जी हाँ। और दूसरा ये है कि जो एकदम जो राइट विंग पार्टी एलिमेंट्स हैं उनका रोल कुछ कम होना चाहिए। जी, अब ये एक बड़ी बात वहां से, जी एक बड़ी बात वहां से उभरी है, जैसा आपने कहा कि कंसेंसस, एक साझा सरकार का गठन किया गया है जो तमाम लोग मिलकर फैसले लेंगे, और जो एक्सट्रीम राइट विंग गवर्नमेंट है, जब ये मामला कुछ धीमा पड़ेगा तो उस पर भी सवाल उठेंगे, उनकी नीतियों पर भी, और उनके यहाँ जो आंतरिक समस्याएं चल रही हैं उस पर भी सवाल उठेंगे। धन्यवाद आपका डीपी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय है हमारे पास आज सच की पड़ताल में। नमस्कार।